वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं UPMMS की और नवोदय विद्यालय परीक्षा की। तो बच्चों, आज हम विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे जो आपके छात्रवृत्ति परीक्षा में आता है क्वेश्चन सामाजिक विषय का। सामाजिक विषय का क्वेश्चन आता है आपका 35 नंबर का। ठीक है, तो 35 नंबर में अभी आप गहराई से अध्ययन करेंगे, हर चीज को जानेंगे, तो आप 35 में 35 नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो आपके कोर्स से ही आता है, कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं है। जो आप 6, 7, 8 सामाजिक विषय, इतिहास, भूगोल पढ़ते हैं वहीं सब क्वेश्चन उठाया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम 2024 से जो पेपर आया था उसके सामाजिक विषय का हम व्याख्या करते हैं। सामाजिक विषय में कहां से क्या क्वेश्चन आया था बच्चों, इसको आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देखिए पहला सामाजिक विषय, यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों 35 नंबर। तो आज 35 नंबर की सीरीज आपके सामने इस वीडियो में होगी। आप लोग इसको स्क्रॉल करिए या इसको जो है भगा के मत देखिएगा, पूरी तरह से आप लोग इसे जैसे से बताया जा रहा है वैसे वैसे समझिएगा। पहला है, किस मुगल सम्राट की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने पर हुई थी? किस मुगल सम्राट की मृत्यु सीढ़ियों पर गिरने से हुई थी? तो बच्चों, ये मुगल सम्राट है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु सीढ़ी सर के गिरते हुई थी। ये 24 जनवरी 1556। ठीक है बच्चों, 24 जनवरी 1556 को दिल्ली के दीन पनाह भवन में। ठीक है, दिल्ली कहाँ था? दीन पनाह। ठीक है, दिल्ली के दीन पनाह भवन की सीढ़ी पे से वहां अजान की आवाज आई। ठीक है, तो वो जो है नमाज के लिए झुके, नमाज पढ़ने के लिए वो झुके, लेकिन वो पैरों में उनके कपड़ा फंस गया और वो सीढ़ियों पर से लुढ़कते गिर गए। ठीक है, इससे उनको चोटें आई और उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी बच्चों? 14 जनवरी 1556 को दिल्ली के दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु हुई थी। बात क्लियर हुई? चलिए 127 नंबर पर जाते हैं बच्चों। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? कोई बच्चा बताएगा हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? एनीवन बताओ बेटा स्वयं से। नहीं, आप तुम मुझसे पूछो नहीं, बताओ। चलिए ये बता रहे हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। कोई और बच्चा बताएगा? चलिए आप बताओ बेटा। अंश? अच्छा, सारे बच्चे इनकी बात से सहमत हैं? चलिए तो हम भी सहमत हैं। ठीक, ये सही बात है। हल्दी घाट का युद्ध जो है वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी नामक मैदान में ये युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़े। चलिए 128 नंबर, सेना का हरावल दस्ता क्या होता है? सेना का हरावल दस्ता, तो बच्चों सेना में जो आगे पैदल टुकड़ी चलती है, ठीक है, सेना की जो अग्रभाग होता है पैदल टुकड़ी होती है। ठीक है, ये टुकड़ी होती है सेना में घुस करके, एंटी सेना में, दुश्मन की सेना में घुस करके मार काट करें। ठीक है, और वहां की स्थितियों का जायजा ले, वहां पे खुफिया जानकारी इकट्ठा कर ले, उनकी कमजोरी को ढूंढ करके अपने ऊपर पहुंचाए। ठीक है, तो ये सेना का जो अग्रभाग सैनिक टुकड़ी होती थी और प्रायः ये पैदल लड़ती थी। सेना का अग्रभाग, आगे की टुकड़ी जो पैदल लड़ती थी, ठीक है, उसे कहते हैं सेना का हरावल। ठीक है, इसमें देखिए सेना का अग्रीय भाग, सेना का मध्य भाग, सेना का पीछे का भाग, सेना का संपूर्ण भाग। तो कौन सही है बच्चों? सेना का अग्रभाग। ठीक है, हरावल दस्ता क्या होता है, बात समझ में आ गई? सेना का अग्रभाग जो अक्सर पैदल लड़ा करता है, ठीक है, और जो दुश्मन में की सेना में घुस करके उनसे युद्ध करता है और वहां की जमीनी टोह देता है, खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है, उसे कहते हैं हरावल
दस्ता। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 129, चैतन्य महाप्रभु का संबंध है, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का जो नाम है वो निमाई पंडित, ये बच्चों बंगाली थे। कौन थे? बंगाली थे, और ये बंगाल के रहने वाले थे। चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहां से बच्चों? बंगाल से है, और ये इनका जो नाम था निमाई पंडित नाम था। ठीक है, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि निमाई पंडित किस नाम से जाने जाते हैं, तो निमाई पंडित हो जाएगा, फिर उसके बाद 3-4 नाम दे देंगे, उसमें से एक नाम आपका हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है, क्वेश्चन को पलट के पूछा जा सकता है। तो बच्चों 129 नंबर, चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहां से है? बंगाल से है। ये बंगाली थे, यानी कि ये बंगाली ब्राह्मण थे, बंगाली पंडित थे, जिनको निमाई पंडित के नाम से जाना था। किस पंडित नाम जाना था? निमाई पंडित के नाम से जाना था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। बातें समझ में आ रही हैं? बोलो बेटा, समझ में आ रही बात? इसको नोट करते चलो, यही आपका जो है संग्रह हो जाएगा। 130, अक्टूबर 1940 ईस्वी में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? तो जान लो, गांधी सत्याग्रह का मतलब क्या होता है बच्चों? सत्य के साथ आग्रह, सत्य के साथ आग्रह, किसी चीज की सत्यता के लिए, अपनी बात को रखने के लिए अंग्रेज सरकार के सामने सत्य के साथ आग्रह करना, सही बात का आग्रह करना, विनम्र भाव से निवेदन करना, ये था गांधी जी का सत्याग्रह। तो इसमें बच्चों गांधी जी ने विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना था। किसको चुना था? विनोबा भावे को। विनोबा भावे गांधी जी के प्रथम सत्याग्रही थे। गांधी जी, इसको पूछ सकता है, गांधी जी के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे जी थे। आगे बढ़े। 131, किस राज्य में संसद की सर्वाधिक सीटें हैं? ठीक है बच्चों, किस राज्य में संसद की सर्वाधिक सीटें? संसद माने जानते हो क्या होता है? सांसद बनने की। देखो चुनाव होता है, एक होता है विधायकी का, एक होता है सांसदी का। जो सांसद चुनाव लड़ते हैं, संसद चुनाव लड़ा जाता है, सांसद बनते हैं, वो एक संसदीय क्षेत्र के होते हैं। ठीक है, जैसे इसे हम लोकसभा क्षेत्र भी कह सकते हैं, इसे हम लोकसभा भी कह सकते हैं। आप बताओ बच्चों, आप किस लोकसभा क्षेत्र में हैं? उत्तर प्रदेश राज्य है। देखिए यहाँ पे इसी सड़क के उधर, जो आपके विद्यालय के किनारे सड़क है, इस सड़क के इधर आपका लगता है तारून। कौन सा ब्लॉक लगता है? तारून ब्लॉक है। और इसी रोड, किसी विद्यालय की बाउंड्री के बाहर जो रोड है 12 फीट का, 15 फीट का, उस रोड के पश्चिम आपका शुरू हो जाता है बीकापुर। तो बच्चों आपका विद्यालय ये सौंदा शिवरामपुर है, ये कहाँ पे है? संसदीय क्षेत्र अकबरपुर संसदीय क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? अकबरपुर संसदीय क्षेत्र में है। और यहाँ के सांसद कौन है? माननीय लालजी वर्मा जी। यहाँ के सांसद कौन है? माननीय लालजी वर्मा। कौन है सांसद यहाँ के? माननीय लालजी वर्मा। और इसके उधर जो आपका फैजाबाद लोकसभा है, वहाँ के सांसद कौन है? माननीय अवधेश प्रसाद जी। कौन है? अवधेश प्रसाद। तो जैसे आपका फैजाबाद लोकसभा हुआ, ऐसे आपका ये जो है अकबरपुर लोकसभा हुआ, फैजाबाद लोकसभा हुआ, ऐसे ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चों 80 लोकसभा की सीटें हैं, या यूं कह लीजिए कि 80 संसदीय क्षेत्र हैं, जो पूरे भारत में अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक संसदीय क्षेत्र वाला जो आपका स्टेट है वो है आपका उत्तर प्रदेश। किस राज्य में संसद की सर्वाधिक सीटें बच्चों? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में, यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी है बच्चों? 80 सीट है। कितनी है? 80। अच्छा, इससे कम दूसरे नंबर पे कहाँ है?
महाराष्ट्र है। क्या है बच्चों? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 48, 48 सीटें हैं। सिक्किम, मेघालय, नागालैंड। बात समझिए। अगर संसद की सीटों की बात आती है तो मुझे सर्वाधिक मालूम होना चाहिए, दूसरे नंबर का भी मालूम होना चाहिए, और सबसे अधिक और सबसे कम भी मालूम होना चाहिए। तो बच्चों सबसे कम सीट कहां है? मेघालय, सिक्किम, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड। कितनी सीटें हैं माय डियर? एक सीटें हैं। आधी सीट तो होगी नहीं। तो 3 स्टेट आपके हैं, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड। इसमें कितनी सीटें हैं? एक सीटें हैं। तो बच्चों सबसे अधिक सीट कहां है? यूपी में है सब। और दूसरे नंबर पे कहां है? महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 48। और प्रधानमंत्री का जो रास्ता तय होता है यूपी की सीट से तय होता है। ठीक है। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट 80 है। सॉरी। ठीक है। इसलिए उत्तर प्रदेश डिसाइड करता है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश चुन के देगा वो जाकर के देश की सर्वोच्च पद को सुशोभित करेगा, देश का प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो किस राज्य में संसद की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में है। इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 132। नगर पालिका का मुखिया कौन होता है बच्चों? चेयरमैन होता है। नगर पालिका का मुखिया कौन होता है बच्चों? चेयरमैन होता है। प्रधानमंत्री कहाँ का मुखिया होता है? प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है। सरपंच ग्राम सभा का मुखिया होता है प्रधान। राज्यपाल ये प्रदेश का संवैधानिक पद होता है, संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 133 क्या कह रहा है बच्चों? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है? अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है बच्चों? छुआछूत। चलिए पहला अनुच्छेद क्या है बच्चों? 15। पहला अनुच्छेद क्या है? 15। ठीक है। 15 अनुच्छेद ये कहता है, पहला नंबर, धर्म, नस्ल, जात, लिंग। ठीक है। धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पे और जन्म के आधार पे किसी के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, जन्म स्थान, भाषा, इनके आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है। आधा अनुच्छेद 1 समझ में आया? 15 क्या कहता है? दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 16। ठीक है बच्चों। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता, अवसर की समता। आपके संविधान की प्रस्तावना में भी ये शब्द आता है। किसको किसको संविधान की प्रस्तावना याद है? वेरी गुड, सबको याद है। उसमें आती है अवसर की समता। आता नहीं आता है? तो किस अनुच्छेद में है? 16 अनुच्छेद में क्या है? अवसर की समता। क्या है बच्चों? अवसर की समता। बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 की यह होता है अस्पृश्यता को समाप्त करना। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? भारत के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का वर्णन है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अधिनियम से संबंधित है। ठीक है बच्चों। बच रहा है कौन सा? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या है बच्चों? विचारों की अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी अगर हमारे मन में कोई विचार आ रहा है उसको हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम चाहे किसी भी धर्म को माने या किसी धर्म को न माने, ठीक है, हम अपनी उपासना
चाहे जिस धार्मिक आधार पे करें, ये हमारी स्वतंत्रता है। ये मुझे संविधान की अनुच्छेद 18 ने दे रहा है। ठीक बच्चों, प्रश्न था भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है बच्चों? वो अनुच्छेद आपका है, वो अनुच्छेद आपका है कितना बच्चों? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? कोई बताएगा? चलिए एंजल बताएं। निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह कौन है? मंगल है, पृथ्वी है, प्लूटो है, बुध है? प्लूटो। चलिए ये प्लूटो नाम ले लिए हैं। और कोई बेबी बताएगा? और कोई बच्चा? और कोई बच्चा बताएगा सबसे ठंडा ग्रह कौन है? चलिए बताइए। प्लूटो। प्लूटो क्यों है? सबसे ठंडा ग्रह क्यों है ये बताइए। चलिए बताओ भाई साहब से, आप बताओ आयुष। क्योंकि वो सूर्य से बहुत दूर। ठीक है, अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 134 134। निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ये लोग बता रहे हैं कौन सा है? प्लूटो। प्लूटो क्यों है? क्योंकि बच्चों सोलर सिस्टम में ये प्लूटो हमारा कहाँ पे है? कहाँ पे है? सबसे आखिरी क्यूपर बेल्ट के पास है। कहाँ है? क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट जान है ना? ठीक है, कहाँ पे है ये? क्यूपर बेल्ट के पास है, सबसे दूर है, इसलिए वहां पे सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा बहुत कम मात्रा में है। इसलिए जो हमारा प्लूटो है वो क्या है? सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, 135 नंबर आप देखिए बच्चों, कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो बच्चों ये जो अरावली है ये दक्षिण भारत में है। जो पर्वत श्रृंखला है ये दक्षिण भारत में है, बाकी ये सब उत्तरी भारत और इधर अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान तक फैले हुए हैं। ठीक है बच्चों, और चीन के बॉर्डर में भी कुछ पर्वत है, लेकिन जो अरावली है ये बच्चों दक्षिण भारत में है। ये सब हिमालयी श्रृंखला है और अरावली जो है बच्चों ये हिमालयी पर्वत श्रृंखला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 136 नंबर देखिए बच्चों, भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारतीय चावल अनुसंधान कटक में स्थित। कहाँ है बच्चों? कटक में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 137, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन जयपुर, रणथंभौर, लेकिन बच्चों राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। देखिए ऑप्शन में से चित्तौड़गढ़ है कि नहीं है? राजस्थान का गौरव क्या है बच्चों? चित्तौड़गढ़ है। कोटा क्यों प्रसिद्ध है? कोटा में तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, यहाँ पर पूरे देश से बच्चे IIT, IIM, ठीक है, इन सब चीजों की तैयारी, नीट की तैयारी करने के लिए जाते हैं। तो राजस्थान का जो है क्या है ये बच्चों? चित्तौड़गढ़। 138 नंबर, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? और भारत में प्रथम बार रेल कहां से कहां तक चली? दोनों चीजें की है। ये क्या है बच्चों? बंबई और ठाणे के बीच। बंबई और ठाणे के बीच पर ये जो है बच्चों प्रथम रेल लाइन निर्माण हुआ था और पहली बार भारत में रेल चली थी तो बंबई और ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, दोनों चीजें हैं। अगर रेल लाइन बिछाने का काम है तो बंबई और ठाणे, और पहली बार रेल चलाने का काम है तो बंबई और ठाणे। 139 नंबर पा जाइए डियर, भारत में पहली बार यूरोपीय मूल के किन लोगों ने प्रवेश किया था? बार बार क्वेश्चन पूछा था, घुमा फिरा के पूछा जाता है।
भारत में पहली बार यूरोपीय मूल के यानी किस यूरोपीय ने पहली बार एंट्री किया था? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। हम पूछेंगे किससे किससे, मैं थोड़ी बताओ। भारत में पहली बार कौन से यूरोपीय मूल के लोग आए थे? वेरी गुड। पुर्तगाल का कौन सा था, क्या नाम था उसका? कौन सा नाम था, कौन बताएगा? कौन सा पुर्तगाली पहली बार भारत आया था काली कट के तट पर? कौन सा आया था? वेरी गुड। चलिए, तो भारत में पहली बार कौन सा मुल्क आया था बच्चों? पुर्तगाली आया था, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 140, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है बच्चों? बिहार में है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त था। कौन था बच्चों? कुमारगुप्त था। धर्मपाल कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे, प्राध्यापक थे। ठीक है, और ये क्या थे? बौद्ध भिक्षु थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 141, गुप्त कालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्त कालीन स्वर्ण सिक्कों को बच्चों दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार। दीनार क्या है? गुप्त कालीन स्वर्ण सिक्कों का नाम है। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दीनार। नोट करते चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है बच्चों? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? बोलो जोर से, हम सबसे कह रहे हैं बोलने के लिए। भारत में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है बच्चों। देखिए ये 7वां स्थान कहाँ दिया गया? कौन सा स्थान है बच्चों? ये 7वां स्थान है। अब पहले जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहले दूसरा था, लेकिन अब क्या हो गया है? पहला है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? पहले क्या था? चाइना था, अब क्या है? और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। पहला स्थान किसका है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 143, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? भोजपुरिया नहीं है। कौन सी भाषा नहीं है बच्चों? भोजपुरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 144, क्वेश्चन नंबर 144, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में बच्चों और के बारे में जान लीजिए। मेघना नदी कहाँ की है? बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, मेघना नदी कहाँ पे है? और बच्चों ये बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत में बहती है। गोदावरी को बच्चों कहते हैं बूढ़ी नदी, बूढ़ी गंगा। क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा। यमुना नदी आप जानते हैं, यमुना नदी क्या है? आगरा में है, दिल्ली के किनारे बहती है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे बसा है। वही यमुना नदी जिसमें श्री कृष्ण की गेंद खो गई थी, रबड़ की बनी हुई थी। ठीक है, फिर जो है अहमदाबाद की फैक्ट्री में बनी हुई उनकी गेंद थी। और कहाँ गई थी वो? यमुना नदी में डूब गई थी। तो वो यमुना नदी में गेंद निकालने गए थे। ठीक है, वहीं शेषनाग को पकड़े थे। ठीक है, और ये बचा आपका सांग्यो या सापू। ये नदी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सांग्यो या सापू है। ठीक है, 145 नंबर, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है बच्चों? हवाई द्वीप में है। हवाई द्वीप कहाँ है? हवाई द्वीप है माय डियर संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य, नोट करते चलिए। मौना लोआ क्या है? एक सक्रिय, विश्व की सबसे बड़ी और सक्रिय, बैठ जाओ, विश्व की सबसे बड़ी और सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? मौना लोआ, जो कहाँ है बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कहाँ है? हवाई द्वीप में है।
ठीक है बच्चों। 146 नंबर देखिए, सर्वाधिक कहवा पैदा होता है कहाँ? चिली में, भारत में, नेपाल में नहीं बच्चों, ब्राजील में होता है। कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। विश्व में सबसे अधिक कहवा कहाँ पैदा होता है बच्चों? ब्राजील में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 147, स्पष्ट दिख रहा बच्चों? आवाज क्रिस्टल क्लियर है? 147 नंबर देखिए डियर। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कोलकाता, कटक, दार्जिलिंग, दिल्ली। कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बार बार बताया गया है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1857 में क्या हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और प्लासी का युद्ध, इन दोनों के बीच में 100 साल का अंतर था। अगर आप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 जानते हैं, उसी में 100 साल घटा दीजिए, 1757 आ जाएगा। प्लासी युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बंगाल के, बोलो बोलो, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, आ जाइए 149 नंबर। ये 57 सही है। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई थी? कब लागू की गई थी बच्चों? अस्थायी बंदोबस्त कब लागू की गई थी? 1700। ये अस्थायी बंदोबस्त क्या है? जमींदारी व्यवस्था। ये बिहार और बंगाल के साइड में लागू, सबसे पहले वहां लागू की गई थी। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था को ही अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था कहते हैं। और जमींदारी व्यवस्था आपको बताया गया है। जमींदारी व्यवस्था समझ में आई है? ठीक, जमींदारी व्यवस्था क्या होती थी? अंग्रेजों के यहाँ बोली लगती थी। क्या बोली? लगान वसूल कर देने की बोली लगती थी। जैसे 50-50 गांव का, 100-100 गांव का ठेका हो गया। ठीक है, उसी गांव से कोई धनाढ्य है, कोई ठीक ठाक आदमी है, वो ठेका ले लेता था। क्या? किसानों से लगान वसूल करके अंग्रेज को देने का। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको वहां के पूरे 50 गांव, 100 गांव की ठेका पट्टी माने पूरे जमीन का उसे जमींदार बना दिया जाता था। वो जिसको चाहे जमीन खेती के लिए दे, जिसको चाहे ले ले। ठीक है, जैसे चाहे वैसे किसानों से वो लगान वसूल कर ले। लगान का वसूल करके अपने पास भी रखता था और अंग्रेजों को भी देता। ठीक है बच्चों, तो ये थी अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं 150। निम्नलिखित में से किस शासक ने भूमि की माप शुरुआत की थी? ये भूमि की माप शुरुआत की थी सूर्य ने। फिर एक प्रश्न बनता है बच्चों कि गजे इलाही किसने शुरू की थी? ये क्या थी? गजे सिकंदरी। गजे सिकंदर लोदी ने शुरुआत की थी भूमि मापने के लिए। तो एक गजे सिकंदरी कितना माप होता है? एक गजे सिकंदरी की माप कितनी होती है? 30 इंच होती है। कितनी होती है बच्चों? 30 इंच होती है, जानो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 151। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? पल्लव दक्षिण भारत का था, सातवाहन दक्षिण भारत था और पांड्य चोल सब दक्षिण भारत के थे। और वो आपका पाल था, पाल राजवंश था। ये बिहार में था। बिहार और बंगाल को मिला करके था पाल राजवंश। तो दक्षिण भारत का नहीं था। ठीक है बच्चों, दक्षिण भारत का नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152। पानीपत तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध बच्चों किसके किसके बीच हुआ था? हाँ जी जी, नो, चलिए 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बताया जाएगा पूरा डिटेल।
ठीक, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था बच्चों? 1761 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153 क्या है? किस कंपनी ने 1651 में हुगली नदी के तट पर एक कारखाना स्थापित किया था? किस कंपनी ने? अंग्रेज कंपनी ने किया था। किस कंपनी ने किया था? अंग्रेज कंपनी ने किया था। हुगली नदी कहाँ बहती है? हुगली नदी कहाँ बहती है बच्चों? बंगाल में। ठीक, देखिए 154 नंबर, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी लगती है? तो भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों को टच करती है? 7 देशों को टच करती है। किन किन देशों को टच करती है बच्चों? 7 देशों को टच करती है। ठीक है, और इसमें किस देश के साथ सर्वाधिक लगती है बच्चों? बांग्लादेश के साथ 4039 समथिंग लगती है। ठीक है बच्चों, तो ये भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे अधिक लगती है? वो देश आपका पश्चिम और बांग्लादेश है। अब आप नोट कर लीजिए, 7 देशों के साथ लगती है। नंबर 1 बांग्लादेश, कितना लगती है बच्चों बांग्लादेश के साथ में? 4096.7। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा है चीन के साथ। चीन के साथ लगती बच्चों 4300। चीन के साथ 4388 किलोमीटर लगती है। नोट करते चलिए। चौथा है बच्चों पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर। इसके बाद है बच्चों नेपाल। नेपाल के साथ हमारे देश की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। नेपाल के बाद बच्चों क्या है? म्यांमार, बांग्लादेश। इसके साथ है बच्चों 1643 किलोमीटर। कै देश हो गए? 1 2 3 4 5। छठा बच्चों भूटान। छठा क्या है बच्चों? भूटान। भूटान देश के साथ में 699, 1 किलोमीटर कम है 700 में। और लास्ट है बच्चों आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, इसके साथ में केवल 106 किलोमीटर सीमा लगती है। तो भारत की स्थलीय सीमा का कितने पड़ोसी राज्यों से टच करती है? 7। सबसे ज्यादा बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ में 4096 और अफगानिस्तान के साथ 106 और बाकी जो 5 राज्यों के साथ लगती है उनकी सीमाएं हम नोट करा दिए। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इसको, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, बस लास्ट का बच्चों, खटाखट हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे अधिक लगती है बच्चों? तो आपको बता क्या? बांग्लादेश। ओके, आगे बढ़ते हैं। 155 भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है। बंदरगाह मतलब क्या होता है? बंदरगाह समुद्र तट पर ऐसा स्थान होता है जहां पर पानी की बड़ी बड़ी जहाजें आकर के रुकती हैं। ठीक, उन पे लोग बैठते हैं, उन पे लोग उतरते हैं, सामानों को लादा जाता है और सामानों को उतारा जाता है। ऐसे स्थान को बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो भारत का सबसे बंदरगाह कहाँ स्थित है बच्चों? बड़ा मुंबई में स्थित है। मुंबई किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र में। ठीक है बच्चों, 156 नंबर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो बच्चों इलाहाबाद में क्या है? उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय,
देखिए, हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। तो उच्चतम न्यायालय एक है। उच्चतम न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके बाद प्रत्येक राज्यों का जो है एक हाई कोर्ट होता है। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो मुख्य कहाँ है? इलाहाबाद में है। और इसकी एक शाखा लखनऊ में भी है। इसकी एक शाखा हाई कोर्ट की लखनऊ में भी है। ठीक है बच्चों। तो लेकिन भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? उच्चतम न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है 157 नंबर। 157 नंबर। भारत में राज्यों के संवैधानिक प्रधान कौन होता है? संवैधानिक प्रधान कौन होता है बच्चों? राज्यों के हमने अभी बताया था, राज्यपाल संवैधानिक पद होता है। संवैधानिक पद का मुखिया होता है। कौन होता है बच्चों? राज्यपाल। ठीक है। 8वां है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है बच्चों? ऑप्शन इसमें दिया हुआ 6, 8, 9, 10 कितना होता है बच्चों? इसको याद नहीं जा रहा है। और मौलिक अधिकार कितने हैं? मूल कर्तव्य कितने हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं? अस्पृश्यता की किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता किस धारा में है? 15 में क्या है? रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 15 पूछ दिया, कल 17, 18 भी पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आज का आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे इस जो हमारी नई नई वीडियो पड़ रही चैनल पे आपके पास सबसे पहले इसका जो है सूचना मिल जाए। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को आप लोग सबसे जो है फैला दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जैसे इस शिक्षा का जो वीडियो बन रहा है इससे अन्य बच्चे भी लाभान्वित हो सके। ओके, थैंक यू।